Hello students, this is the next part of chapter 2 life insurance. Today's topic is assignment of policies. Assignment means the transfer of title, right, interest on assets, life policies and properties from one person to another. असाइनमेंट क्या है? असाइनमेंट का मतलब होता है जब एक पार्टी अपने पूरे के पूरे टाइटल्स को किसी भी चीज़ पर, चाहे वो एक एसेट हो या एक लाइफ पॉलिसी हो या कोई भी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी हो, अपने राइट्स को, टाइटल्स को ट्रांसफ़र कर देती है किसी अदर पर्सन को, अदर पार्टी को, तो उसे हम कहते हैं असाइनमेंट। और जो पर्सन ट्रांसफ़र करता है अपने राइट को उसे हम असाइनर कहते हैं, और जिसे ये किया जाता है उसे हम असाइनी कहते हैं। जनरली अगर हम असाइनमेंट की बात करें तो असाइनमेंट इज़ डन टू प्रोवाइड द सिक्योरिटी अगेंस्ट द लॉस। भी लोन्स के अगेंस्ट एक सिक्योरिटी देने के लिए। जैसे अगर हम लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में बात करें, लाइफ इंश्योरेंस में आपकी जो पॉलिसी है आप उसे एक तरह से असाइन कर सकते हो। किसे करोगे भी? कंपनी के फेवर में, और एक सिक्योरिटी की फॉर्म में उसे दोगे अगेंस्ट दी लोन्स। अगर आपको लोन लेना है, जैसे मान लीजिए बैंक से आप लोन लेना चाहते हो, बैंक के पास आप जाओगे और आप अपनी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी उन्हें शो करोगे। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जब आप उन्हें शो करोगे तो उसके अगेंस्ट आपको वो लोन प्रोवाइड करेंगे, और वो वहाँ पर क्या होगा, आप किसे असाइन कर रहे हो अपनी पॉलिसी? बैंक को। नेक्स्ट कहते हैं कि इफ़ द पॉलिसी होल्डर असाइन द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ समवन देन ही और शी विल लूज ऑल द राइट ऑफ द पॉलिसी। यहाँ क्या कह रहे हैं कि जब असाइनर, जिसने असाइन किया, वो अपनी पॉलिसी को असाइनी को असाइन कर देता है, तो उस सिचुएशन में जितने भी राइट हैं, जितने भी उस पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर जितने भी उसका इंटरेस्ट हो, टाइटल, सब कुछ ट्रांसफ़र हो जाता है किसको? असाइनी को, जिसके फेवर में आपने असाइन किया है। इज़ द टाइप ऑफ असाइनमेंट। दो तरह के असाइनमेंट आपके होते हैं, दैट इज़ द ऑब्सोल्यूट असाइनमेंट एंड कंडीशनल असाइनमेंट। ऑब्सोल्यूट असाइनमेंट में देखिए क्या है, कंप्लीट राइट्स रिलेटेड टू दी पॉलिसी कह लीजिए, या जो भी एसेट आप असाइन कर रहे हो वो क्या होते हैं? ट्रांसफ़र हो जाते हैं। जैसे इसमें कहता है कि इट इज़ दैट टाइप ऑफ असाइनमेंट इन विच द असाइनी होल्ड द कंप्लीट राइट अगेंस्ट द पॉलिसी टिल ही री असाइन द पॉलिसी इन द फेवर ऑफ द पॉलिसी होल्डर। कि जब तक आप री असाइन ना कर दो। री असाइन का मतलब क्या है कि जब आप किसी भी पर्टिकुलर पॉलिसी को असाइन करते हो, तो अब्सोल्यूट असाइनमेंट में आपका क्या होता है, जहाँ पर जो असाइनी है वो अपने कंप्लीट राइट्स को ट्रांसफ़र कर देता है किसको? असाइनी को। और असाइनर असाइनी को कर देता है, और कहता है कि अगर उसे अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड राइट्स चाहिए तो वो तभी होंगे जब जो जिसे उसने असाइन किया था वो उसे रीअसाइन कर दे। यानी कि सिंपली आप ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, वो रीअसाइन ही करनी पड़ती है। कि भाई जैसे बैंक को आपने असाइन किया लोन के लिए, तो बैंक आपको वापस रीअसाइन कर देगा जब आप उनका लोन भर दोगे। तो दैट इज़ कॉल्ड दी ऑब्सोल्यूट असाइनमेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज़ दी कंडीशनल असाइनमेंट। कंडीशनल असाइनमेंट देखिए ऐसे असाइनमेंट होती है जहाँ पर जो टाइटल है, राइट्स हैं, इंटरेस्ट हैं रिलेटेड टू द पॉलिसी, वो ऑटोमेटिकली रिवर्ट हो जाते हैं जैसे ही एक कंडीशन के ऊपर आपने, जैसे लोन का ही हम एग्जांपल ले लें कि भाई आपने लोन दिया, लेकिन आपने उसमें एक कंडीशन रखी कि अगर मैं लोन पे कर देता हूँ तो आप ऑटोमेटिकली मुझे मेरी पॉलिसी के सारे राइट्स ट्रांसफ़र हो जाएंगे। तो आपको रीअसाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, ऑटोमेटिकली वो रिवर्ट हो जाते हैं सारे के सारे राइट्स किसको? असाइनर को, ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ स्पेसिफाइड कंडीशन। नेक्स्ट कहते हैं व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट। अब देखिए अगर हम बात करें प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट की, तो उससे पहले ये आता है कि भाई असाइनमेंट के फीचर्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। जैसे कि असाइनर है वो मेजर होना चाहिए, 18 साल से ऊपर, तो ही असाइन कर सकता है पॉलिसी को। ठीक है, वो पागल ना हो, दैट मीन्स इंसेन ना हो, इंसॉल्वेंट ना हो, असाइनर का कंप्लीट ओनरशिप हो पॉलिसी के ऊपर। असाइनमेंट जब उसने की वो तो बिल्कुल राइटिंग में की, क्लियरली की। ठीक है, और असाइनमेंट है वो विथ और विदाउट कंडीशन भी हो कंसिडरेशंस भी हो सकती है। ठीक है, और असाइनमेंट आपको हर एक टाइप की इंश्योरेंस प्लान्स पे अप्लाई होती है, आप किसी को भी असाइन कर सकते हो, और जैसी एक बार असाइनमेंट हुई वो कैंसिल नहीं हो सकती, सिर्फ उसे रीअसाइन किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट जैसे जो असाइनमेंट है वो एक पर्सन के फेवर में भी हो सकती है, इंस्टीट्यूशन के फेवर में भी हो सकती है। आप अगर अपनी पॉलिसी असाइन करना चाहते हो तो एक इंडिविजुअल को भी कर सकते हो, एक से ज़्यादा को भी कर सकते हो। सेक्शन 38 जो है इंश्योरेंस एक्ट का 1938 वो डील करता है वित्तीय असाइनमेंट।
और जैसे ही आपने असाइन कर दिया तो जो असाइनी है जिसे आपने असाइन किया है, ठीक है, उसको कंप्लीट ओनरशिप हो जाती है, राइट हो जाते हैं ओवर द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये कुछ आपके फीचर्स थे। प्रोसेस की अगर हम बात करें तो कहता है सेक्शन 38 हमने जैसे बात की, इंश्योरेंस एक्ट 1938 का जो है वो असाइनमेंट का पर अप्लाई होता है। और इसमें क्या कहता है, सबसे पहला जो स्टेप आता है प्रोसेस ऑफ असाइनमेंट में वो आता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलिसी। सबसे पहला कहता है ट्रांसफ़र होती है जो पॉलिसी की असाइनमेंट की जाती है, और वो कैसे की जाती है, बाय एंडोर्समेंट, यानी कि आप अपनी उस पॉलिसी पे एंडोर्स कर दोगे, लिख दोगे क्लियरली कि जिसके फेवर में आप उसे देना चाहते हो, जिसके फेवर में आप एंडोर्स करना चाहते हो, ठीक है। तो इसके लिए आप चाहो तो एक सेपरेट इंस्ट्रूमेंट भी बना सकते हो जिसे हम डीड कहते हैं, ठीक है, या फिर आप सिंपली सेपरेट इंस्ट्रूमेंट नहीं बनाना चाहते तो पॉलिसी के ऊपर भी आप लिख सकते हो असाइन इन द फेवर ऑफ दिस, ऐसे करके। नेक्स्ट आता है आपका सेकंड, दैट इज़ द नोटिस ऑफ द असाइनमेंट। जैसे ही आपने किसी अदर पार्टी के फेवर में असाइनमेंट कर दी तो उस डॉक्यूमेंट, जो पॉलिसी ऑफ डॉक्यूमेंट है या असाइन डीड है, ठीक है, वो आपको इंश्योरर के पास सेंड करनी पड़ेगी। उसे बताना पड़ेगा कि भाई इस दिन मैंने असाइन कर दिया है। तो जो डेट ऑफ रिसीविंग होगी नोटिस की, जो नोटिस भेजा जिसकी पहले इंश्योरेंस पॉलिसी थी, असाइनर ने जिस दिन नोटिस भेजा उस दिन से ये माना जाएगा कि भाई असाइनमेंट हो चुकी है इस पर्टिकुलर पॉलिसी की। उसके बाद कहता है जैसे ही वो डॉक्यूमेंट रिसीव हुआ, असाइनमेंट का जो डॉक्यूमेंट था इंश्योरर को रिसीव हुआ, वो उसको रिकॉर्ड करेगा, ठीक है, उस डेट को अपने जो भी हैं डॉक्यूमेंट्स में जहाँ पर भी उसे रिकॉर्ड करना है उसे रिकॉर्ड करेगा। और इंश्योरर है उसे एक रिटन एक्नॉलेजमेंट देनी पड़ेगी कि भाई मैंने नोटिस रिसीव कर लिया है, और उसके बदले में वो 1 रुपया चार्ज कर सकता है। पेमेंट जो मैक्सिमम होगी चार्ज करेगा वो 1 रुपये होगी, किससे, जो असाइनर था, जो पर्सन जिसकी पहले पॉलिसी होल्डर था वो, ठीक है। और जिस दिन आपने असाइनमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो रिसीव हो ली, उसी दिन से जो बेनिफिट्स हैं रिलेटेड टू दैट पॉलिसी, ठीक है, वो क्या होंगे, उस बंदे को मिल जाएंगे जिसके फेवर में असाइनमेंट की गई है, यानी कि असाइनी को मिलेगी, ठीक है। और जो आपकी वैलिड असाइनमेंट होती हैं वो इरिवोकेबल होती हैं, उन्हें कैंसिल नहीं किया जा सकता, सिर्फ वो रीअसाइन की जा सकती हैं। कि भाई पार्टी ए है, ए ने बी को असाइन किया तो बी किसको करेगा, ए को कर सकता है, लेकिन रीअसाइन करके बाकायदा लिख के, ऐसे नहीं कि सिंपली लो भैया आपकी पकड़ो पॉलिसी और हो गया। उसे उस पे बाकायदा पॉलिसी बनाए, या फिर वो जो हमने डीड की बात की थी, असाइनमेंट डीड थी, वो बनाए और फिर हैंड ओवर करे। सो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ द असाइनमेंट। नेक्स्ट इज़ द नॉमिनेशन। नॉमिनेशन देखिए क्या होता है, पॉलिसी होल्डर हैज़ द राइट टू अपॉइंट अ सर्टेन पर्सन एज द रिसीवर ऑफ द क्लेम मनी इन केस ऑफ हिज डेथ ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म। कहता है कि जब भी एक जो पॉलिसी होल्डर है उसे राइट होता है, जब भी वो एक पॉलिसी ले रहा है तो वो उसमें नॉमिनेशन भर सकता है, एक पर्सन को भर सकता है, उस नाम दे सकता है रिसीवर का कि भी अगर मुझे कुछ हो जाता है इन द केस ऑफ द डेथ, तो कहता है जो मेरा जो हक होगा वो इस पर्टिकुलर बंदे को दिया जाएगा, तो उसे हम कहते हैं नॉमिनी, एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड द नॉमिनेशन, ठीक है। और जो पॉलिसी होल्डर है वो चाहे एक बंदे को नॉमिनी बनाए या चाहे भी कई लोगों को भी वो नॉमिनी बना सकता है। और नॉमिनेशन तब तक ही रहता है जब तक वो बंदा जी रहा है, ठीक है। अगर उसकी डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को पैसा दे दिया जाएगा। अगर उसकी डेथ नहीं होती और मैच्योरिटी पीरियड भी आपकी पॉलिसी का जो पीरियड था वो पूरा हो जाता है, मैच्योरिटी डेट आ जाती है, तो नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। और जो नॉमिनेशन है दैट बेसिकली डील्स इन सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938। हमने जैसे अभी बात की असाइनमेंट का जो सेक्शन होता है दैट इज़ द सेक्शन 38, और 39 आपका होता है दैट इज़ रिलेटेड टू नॉमिनेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्या कहते हैं कि जो प्रोसेस क्या हो सकता है आपका, भाई क्या कब आप नॉमिनेशन भर सकते हो, तो इसमें आपकी 2 जगह हैं, दैट इज़ एट द टाइम ऑफ द प्रपोजल एंड आफ्टर द कमिटमेंट ऑफ द पॉलिसी। अगर हम बात करें एट द टाइम ऑफ द प्रपोजल, तो जब आपने एक तरह से पॉलिसी होल्डर की तरह से आपने पॉलिसी लेना एक्सेप्ट किया, आपने डिटेल्स भरी प्रपोजल फॉर्म में, आप अप्लाई कर रहे थे इंश्योरेंस के लिए, तो कहते हैं उस टाइम आप भर दीजिए आपके नॉमिनी की, जिसको आप नॉमिनी अपॉइंट करना चाहते हो, उसका नाम क्या है, एज क्या है, एड्रेस क्या है, आपका रिलेशनशिप क्या है उसके साथ। अगर आप उस टाइम नहीं भर पाए तो कहता है जब आपकी पॉलिसी जो है वो शुरू हो चुकी है, ठीक है, आप बीच में कभी भी नॉमिनेशन भर सकते हो, ठीक है, एक रिटर्न रिक्वेस्ट आप दे सकते हो और इंश्योरर उसे रजिस्टर कर लेगा,
ठीक है। तो इसमें क्या कहते हैं कि नॉमिनेशन बेसिकली आप कह लीजिए आप किसी टाइम भी इसे कैंसिल कर सकते हो, नॉमिनेशन को हटा सकते हो, उस बंदे को एक से ज़्यादा बंदों को नॉमिनी अपॉइंट कर सकते हो। नॉमिनी को बेनिफिट तभी मिलता है जब पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है, ठीक है, ठीक है। एज अ लीगल हायर वो माना जाता है उस सिचुएशन में। नेक्स्ट कहते हैं कि आपका जो नॉमिनी है उसको कोई भी राइट नहीं होता कि वो पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगा, सारा का सारे राइट्स पॉलिसी होल्डर के पास ही होते हैं। इन द केस ऑफ डेथ ही बस उसे राइट होता है टू रिसीव द क्लेम। नेक्स्ट कहते हैं कि भी अगर आप ये कह लीजिए जो इंश्योर्ड है या पॉलिसी होल्डर है, ठीक है, उसको राइट होता है कि वही सिर्फ नॉमिनी अपॉइंट करेगा। अगर नॉमिनी और पॉलिसी होल्डर अलग हैं, इंश्योर्ड पर्सन अलग है, सॉरी इंश्योर्ड पर्सन अलग है और पॉलिसी होल्डर अलग है, तो उस सिचुएशन में जो इंश्योर्ड होगा उसे ही राइट होगा। अब जैसे एक मान लीजिए कि एक फादर है, उन्होंने अपने बेटे के लिए लिया और बेटा मेजर है 18 साल से ऊपर का, लेकिन उसके लिए एक पॉलिसी ली। तो यहाँ पर आप देखो कि पॉलिसी होल्डर तो फादर है, लेकिन इंश्योर्ड पर्सन कौन है, उसका बेटा। तो उस सिचुएशन में इंश्योर्ड को ही राइट होगा कि वो नॉमिनी अपॉइंट करेगा। और अगर आप असाइन कर देते हो उस पॉलिसी को किसी तीसरे बंदे को, किसी अदर पर्सन को, तो उस सिचुएशन में नॉमिनेशन ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाता है। अगर आपने नॉमिनी किसी माइनर को रखा है तो आपको एक गार्जियन भी उसका होना चाहिए। इंश्योर्ड पर्सन के लिए ज़रूरी है कि वो गार्जियन को अपॉइंट करे कि जब तक वो, और गार्जियन भी अपनी रिटन कंसर्ट देगा कि हाँ मैं इसका गार्जियन बनने के लिए रेडी हूँ। जब वो माइनर मेजर में कन्वर्ट हो जाता है देन ऑटोमेटिकली गार्जियन के जो राइट्स होते हैं वो हट जाते हैं और गार्जियन को किसी भी टाइम चेंज आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज़ द इंश्योरेंस प्रीमियम। अगर हम इंश्योरेंस प्रीमियम की बात करें तो इंश्योरेंस प्रीमियम क्या है? प्रीमियम बेसिकली वो अमाउंट है जो इंश्योर्ड पर्सन पे करता है, या पॉलिसी होल्डर भी हम बोल सकते हैं, वो पे करता है किसे, इंश्योरर को। एक लमसम पेमेंट फॉर्म में भी पे कर सकता है और इंस्टॉलमेंट्स में भी वो पे कर सकता है। अलग अलग टाइप के आपके प्रीमियम्स होते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम बात करें दैट इज़ द रेगुलर प्रीमियम। रेगुलर प्रीमियम वो प्रीमियम्स होते हैं जो बेसिक प्रीमियम है और रेगुलरली सिक्योर, मतलब आपको भरने ही भरने हैं, जो पॉलिसी होल्डर को सिक्योर रखते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम्स होते हैं। एक्स्ट्रा प्रीमियम्स देखिए क्या होते हैं कि आप रेगुलर प्रीमियम तो भर रहे हो लेकिन आप कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो। जैसे अचानक कोई चीज़ आ गई, जैसे आप एक्स्ट्रा बेनिफिट चाहते हो कि भाई मुझे इतना रिस्क है लेकिन थोड़ा सा हायर मुझे इसके अंदर कवरेज चाहिए, मुझे रिस्क कवर चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो लोग आपसे क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा जो है प्रीमियम चार्ज कर लेते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें कि भाई एक पर्सन है, उसका जो उसने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, और वो ये कहते हैं कि भाई मेरे को इतना मतलब 4,000 का आपका प्रीमियम डिसाइड हुआ एज़ पर योर हेल्थ, लेकिन आप ये कहते हो कि भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा आप मुझे अश्योर कीजिए कि भाई थोड़ी और फैमिली हिस्ट्री और सब कुछ कंसिडर करके भी टेम्पररी रिस्क अगर कुछ आ जाता है अचानक, ठीक है, तो वो भी इसके अंदर कवर अप होगा। तो उस सिचुएशन में तो आप क्या करा सकते हो, भाई आपसे कुछ एक्स्ट्रा प्रीमियम ले लिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द राइडर प्रीमियम। राइडर प्रीमियम देखिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जब दिए जाते हैं, इंश्योरर पॉलिसी होल्डर को देता है तो उसे हम राइडर्स कहते हैं, और इन राइडर्स के लिए जो इंश्योरर है वो एक्स्ट्रा प्रीमियम चार्ज करता है। जैसे कि पार्शियल डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, फुल कंप्लीट डिसेबिलिटी बेनिफिट्स हैं, प्रीमियम वेवर बेनिफिट्स हैं। जैसे आपने एक्सीडेंशियल इंश्योरेंस लिया तो उस सिचुएशन में आपका क्या है, वो कहता है कि भाई अगर मैं डिसेबल हो जाऊँ, भाई मतलब दैट मीन्स मैं पार्शियली डिसेबल हो जाऊँ या फुली कम्प्लीटली डिसेबल हो जाऊँ, कोई काम ना कर पाऊँ, तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बेनिफिट्स दीजिए, उसके अकॉर्डिंग मेरा प्रीमियम डिसाइड होगा और उसी के अकॉर्डिंग मुझे आगे क्लेम सेटल होंगे। तो दैट इज़ द राइडर प्रीमियम, जो आपको कुछ एक्स्ट्रा अलग से प्रोवाइड करते हैं जिससे आप पर्टिकुलर जो वो पॉलिसी है वो लेने के लिए तैयार होते हो, ठीक है। इसके बाद आपका एक और चीज़ आती है कि भाई आप इंश्योरेंस जो प्रीमियम है अगर वो मान लीजिए कैसे भरना चाहते हो, ईयरली भी भर सकते हो, हाफ ईयरली भी भर सकते हो, क्वार्टरली भी भर सकते हो, मंथली भी भर सकते हो, ठीक है। और जो प्रीमियम है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट आउट कर सकते हो। इसमें एक और चीज़ क्या कहते हैं कि अगर मान लीजिए आपने प्रीमियम पे नहीं किया, आप लेट पे कर रहे हो, ठीक है, तो उस सिचुएशन में कहते हैं कि अगर आप ईयरली, हाफ ईयरली या क्वार्टरली पे करते हो तो 1 महीने का एक्स्ट्रा पीरियड आपको प्रोवाइड किया जाता है। उससे ज़्यादा लेट आप करते हो तो आपको इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। अगर आप मंथली पे कर रहे हो तो 15 दिन से कम आपको प्रोवाइड दिया जाता है, ठीक है, कि भाई आप उस इतना पे कर सकते हो, मतलब इतने टाइम में आप प्रीमियम भर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कहते हैं आपके कुछ प्रोविजंस यहाँ पर बताए गए हैं जो इंश्योरेंस प्रीमियम से रिलेटेड है, तो मैं आपको वैसे रीड यहाँ पे बता रही हूँ। तो इसमें ये कहता है कि जो इंश्योरर है वो
एज पर सेक्शन 64VB रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम्स, अलग अलग प्रोविजंस हैं इसमें रिगार्डिंग टू दी प्रीमियम विच आर पेड इन एडवांस, एडवांस में पे करते हैं। तो इसमें कहते हैं नो इंश्योरर शैल एज्यूम एनी रिस्क इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी इंश्योरेंस अनलेस एंड अल्टिल प्रीमियम इज रिसीव्ड इन एडवांस। अगर आपको एडवांस में प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ है, नॉर्मली इन इंडिया की हम अगर बात कर रहे हैं, तो आपका रिस्क अराइज नहीं होगा। इंश्योरर तभी रिस्क अज्यूम करना शुरू करता है जिस दिन से उसे प्रीमियम मिलना शुरू हो जाता है, ठीक है, जिस डेट से उसे एडवांस मिलना शुरू हुआ है, चाहे वो बाय कैश हो, चाहे थ्रू चेक हो, ठीक है, चाहे मनी ऑर्डर के थ्रू हो या चेक सेंड बाय पोस्ट हो, ये उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन से आप ये कह लीजिए वो मनी ऑर्डर आया, ठीक है, जिस डेट से, या वो चेक आपके पास पहुंचा जिस तारीख का। तो इस तरह से, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कि रिफंड ऑफ द प्रीमियम ड्यू टू एन इंश्योर्ड और पॉलिसी होल्डर ऑन अकाउंट ऑफ कैंसलेशन ऑफ पॉलिसी और अल्ट्रेशन इन टर्म्स एंड कंडीशन और अदरवाइज शैल बी पेड बाय द इंश्योर्ड टू द इंश्योर्ड डायरेक्टली। कहता है आप इंश्योर्डर जो है वो इंश्योर्ड पर्सन को ही सारी की सारी जो भी उसकी क्लेम्स है, कैंसलेशन ऑफ पॉलिसी है, तो जितना अमाउंट उसका बनता है वो सब कुछ आपको वहीं पे करोगे। प्रीमियम कभी भी जमा किया जा सकता है, एजेंट्स के पास भी कर सकते हो, आप डायरेक्टली जाके इंश्योरेंस कंपनी में भी कर सकते हो, ठीक है। इंश्योरर जो है एजेंट्स को अपॉइंट करते हैं। तो ये आपके कुछ इंश्योरेंस से रिलेटेड प्रोविजंस थे। नेक्स्ट आता है आपका दैट इज़ द रिवाइवल ऑफ पॉलिसी। देखिए रिवाइवल ऑफ पॉलिसी का मतलब ये है कि अगर आपने प्रीमियम पे नहीं किया, और जो ग्रेस पीरियड की हम बात कर रहे थे कि आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिला जब आप ईयरली, हाफ ईयरली, क्वार्टरली पे करते हो, ठीक है, और अगर आपको भाई 15 दिन का ग्रेस पीरियड मिला, तो कहते हैं उस ग्रेस पीरियड के बाद भी आपने प्रीमियम पे नहीं किया तो आपकी पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, ठीक है। और उसमें क्या कहता है, इस पॉलिसी को अगर आप फिर से शुरुआत करना चाहते हो तो वो होगी एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस, जो अपैल पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट में जब आपने पॉलिसी ली होगी तब मेंशन होगा। तो अगर आप उसको फिर से शुरू करना चाहते हो, जो पॉलिसी पहले से लैप्स हो चुकी है, तो उसे हम कहते हैं दैट इज कॉल्ड द रिवाइवल ऑफ पॉलिसी, और पॉलिसी इज रिवाइव्ड, ठीक है। अब दैट मीन्स रीस्टोरिंग द बेनिफिट्स रिलेटेड टू द पॉलिसी। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है रिवाइवल ऑफ पॉलिसी मीन्स टू रीस्टोर द पॉलिसी बेनिफिट्स व्हेन एन इंश्योर्ड फेल्स टू पे द प्रीमियम विद इन द ग्रेस पीरियड द पॉलिसी लैप्स, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं कि पॉलिसी को आप रिवाइव कर सकते हो। लाइफ एश्योर्ड इज सब्जेक्ट टू फ्रेश हेल्थ असेसमेंट व्हेन अ रिवाइवल इज अंडर रिटन इफ द लैप्स पीरियड एग्जिस्ट 6 मंथ। कहते हैं 6 मंथ से ज़्यादा ऊपर हो गया है और आपने अपनी पॉलिसी रिवाइव नहीं करवाई और अब करवाना चाहते हो 6 महीने के बाद, तो आपको फिर से एक हेल्थ असेसमेंट कराना होगा, क्योंकि लाइफ पॉलिसी में हेल्थ ही मेन चीज़ होती है। तो आपको फिर से हेल्थ से रिलेटेड सारी एक चेकअप करवा के उसको असेसमेंट को जमा करवाना होगा कंपनी के पास। अब कहते हैं रिवाइवल आप कब कर सकते हो, कहते हैं इट इज़ ओनली पॉसिबल व्हेन द एरियर ऑफ प्रीमियम इज पेड। पहला कहता है एरियर पे कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट ओनली ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द एश्योर्ड एंड बिफोर द मेच्योरिटी। मेच्योरिटी से पहले ही आप उसे रिवाइव करवा सकते हो। मेच्योरिटी आ गई और फिर उसके बाद रिवाइव आप नहीं करवा सकते, तो इसीलिए कहता है कि प्रीमियम पे कीजिए और मेच्योरिटी से पहले, या बंदा वो जिसकी पॉलिसी है वो उसकी डेथ ना हुई हो तो उससे पहले ही आप उसे रिवाइव करवा सकते हो। अब नेक्स्ट कहते हैं कि टाइप्स और रिवाइवल पॉलिसीज़। रिवाइवल स्कीम्स आपकी कौन सी तो इसमें कहते हैं ऑर्डिनरी रिवाइवल। ऑर्डिनरी रिवाइवल देखिए क्या होता है, जब आप विद इन 6 मंथ अगर आप अपनी पॉलिसी को रिवाइव करा लो, आपने सारे के सारे जो प्रीमियम थे जो अभी तक पे नहीं किए थे वो पे भी कर दिए, विद इंटरेस्ट भी पे कर दिए, तो आपको कोई भी हेल्थ चेकअप कराने की ज़रूरत नहीं है और आपकी पॉलिसी रिवाइव हो जाएगी। तो दैट इज़ कॉल्ड दी ऑर्डिनरी रिवाइवल। अब कहते हैं रिवाइवल ऑन नॉन मेडिकल बेसिस। यहाँ पर क्या कहता है कि आपकी जो रिवाइवल है वो नॉन मेडिकल बेसिस पर हुई है, पहले वाले में आपको नॉर्मली करा लिया, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहा है कि एक लिमिट सेट होती है मेडिकल बेसिस और नॉन मेडिकल बेसिस पर। तो कहते हैं अगर आपकी जो टाइम पीरियड है उससे ज़्यादा एक्सीड हो चुका है, ठीक है, तो आपको मेडिकल बेसिस के अकॉर्डिंग आपको नहीं करवानी पड़ेगी। नॉन मेडिकल अगर हम बात करें तो कहते हैं आपको वहाँ पर अगर उस टाइम पीरियड से उस अमाउंट से ऊपर आपकी पॉलिसी नहीं जा रही है तो आपको नॉन मेडिकल बेसिस पर आपकी रिवाइव हो जाएगी। लेकिन अगर उस पॉलिसी लिमिट से ऊपर जा रही है, दैट मीन्स अभी हमने जैसे बात की कि 6 महीने से अगर आपका ऊपर हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1 साल हो चुका है मान लीजिए, ठीक है, और आपकी अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा है लाइफ पॉलिसी की, तो उस सिचुएशन में आपका मेडिकल जो है रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, मेडिकल असेसमेंट आपको करवाना पड़ेगा। नेक्स्ट कहता है दैट इज़ रिवाइवल बाय इंस्टॉलमेंट। यहाँ पर क्या कहता है
कि जब आप कई ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर आपको कोई मेडिकल या नॉन मेडिकल बेसिस वाला काम नहीं है, सीधा आप अगर इंस्टॉलमेंट्स पे कर देते हो विद द इंटरेस्ट तो आपकी पॉलिसी को रिवाइव कर दिया जाता है और फुल प्रोटेक्शन सेम वही चीज़ें सारी चीज़ें रहती हैं। रिवाइवल बाय लोन्स अगर हम देखें तो कहते हैं कि लोन जो अमाउंट है वो किस बेसिस पर डिसाइड होता है, सरेंडर वैल्यू पर, कि पॉलिसी की आज की कितनी वैल्यू है और उसका 80 to 70% हम एज ए लोन ऑफर करते हैं। अगर आपने उस नॉर्मल सी बात है, अगर आपने उस पॉलिसी के अगेंस्ट लोन ले रखा है तो कहता है कि पहले आपको वो लोन का अमाउंट पे करना पड़ेगा, उस लोन के अमाउंट को और साथ में जो इंटरेस्ट बनता है वो चार्ज किया जाएगा और उसके बाद जो बैलेंस बचेगा वो आपका रिवाइव किया जाएगा। नेक्स्ट इज़ द स्पेशल रिवाइवल स्कीम। स्पेशल रिवाइवल स्कीम्स में भी कहता है कि जो रिवाइवल है कई बार आपका ना ही तो इंस्टॉलमेंट्स के बेसिस पर हो पाता है, ना ही लमसम पेमेंट आप अलग अलग नॉन मेडिकल बेसिस पे, लेकिन कहता है रिवाइव ऑफ पॉलिसी तभी इंश्योरर एग्री होता है कि आपकी जो पॉलिसी का पीरियड है पुराना था वो लैप्स हो चुका है, अब नए तरीके से आपकी पॉलिसी बनाई जाएगी और आज की तारीख से वो शुरू होगी। तो एक तरह से आप कह लीजिए जो डेट ऑफ कमिटमेंट है पॉलिसी की वो टोटली चेंज हो जाती है, तो और जो अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है। तो इस तरह से कंसिडर इसे किया जा सकता है। तो ये थे आपके अलग अलग टाइप्स ऑफ रिवाइवल पॉलिसीज़। तो अभी हमने इसमें डिस्कस किया कि असाइनमेंट आपकी क्या होती है, ठीक है, प्रीमियम आपके क्या होते हैं, लोन्स दैट इज़ प्रीमियम आपके क्या होते हैं, रिवाइवल ऑफ पॉलिसी क्या है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।